राजनीति में सबसे पहले बात करेंगे चीन में चल रहे एससीओ समिट की, जहां पाकिस्तान पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एससीओ के सभी 9 देशों ने एक साथ करारा प्रहार किया। खास बात यह है कि चीन इस एससीओ समिट का मेजबान है, मगर फिर भी अपने शागिर्द पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका और शहबाज शरीफ बेशर्म की तरह बैठकर जलील होते रहे। देखिए आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे हुआ पाकिस्तान पर 9 अटैक। चीन में पाकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी। एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं। आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड मंजूर नहीं। एससीओ में 9 तरफ से घिरे शहबाज अलग थलग पड़े। आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मसार होना पड़ा। जिस एससीओ समिट में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ बड़ी उम्मीदों के साथ पहुंचे थे, वहीं उन्हें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 तमाचे लगे और शहबाज की सरेआम बेइज्जती से खुद उसके आका जिनपिंग भी नहीं बचा सके। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने एससीओ की बैठक को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद शांति की राह में सबसे बड़ा खतरा है। नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को जमकर लताड़ा और एससीओ में ऐसी घेराबंदी की कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ पानी पानी हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हालांकि पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान एक बार भी पाकिस्तान या शहबाज का नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने 9 बार आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल जरूर किया, जिससे एससीओ के तमाम सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष समझ गए कि पीएम मोदी का इशारा किस तरफ है। और नतीजा ये हुआ कि एससीओ के घोषणा पत्र में आतंकवाद का जिक्र किया गया। एससीओ के मंच से आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई। एससीओ के सभी देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की, आतंकवाद पर दोहरी नीति बर्दाश्त नहीं करने की बात की, पहलगाम हमलों के प्रायोजकों को सजा दिलाने पर जोर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने चुन चुनकर भारत के हिंदू नागरिकों को निशाना बनाया, उसकी तस्वीरें और सबूत पूरी दुनिया देख चुकी है। लिहाजा इस बर्बर हत्याकांड के मास्टरमाइंड पाकिस्तान को छोड़कर एससीओ में शामिल तमाम 9 देशों ने भारत के सपोर्ट में आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। और तो और भारत के दबाव में पहली बार चीन ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और आतंकवाद के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। पहलगाम आतंकी हमले की बात कर लें तो उसका जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री ने सारे नेताओं को बताया कि आतंक को लेकर एक डबल स्टैंडर्ड्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग स्टांस होना चाहिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो 9 देश कौन कौन से थे जिन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरते हुए एससीओ में पहलगाम हमले की निंदा की और इस अटैक के प्रायोजकों को सजा दिलाने की मांग की। भारत पहला देश, इसके अलावा चीन, रूस, बेलारूस, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ये वो देश हैं जिन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा है। एससीओ समिट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को आतंकवाद के मुद्दे पर लताड़ तो पड़ी ही, उनकी सार्वजनिक बेइज्जती भी खूब, या यूं कहिए कि 2 दिन के भीतर पाकिस्तान के वजीर आजम को 2 बार बेइज्जत होना पड़ा। ये 2 तस्वीरें जरा आप देखिए। पहली तस्वीर कल यानी 31 अगस्त की, जब शहबाज को पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़ लगानी पड़ी। हालांकि इस बीच जिनपिंग ने उन्हें फुल इग्नोर कर दिया। और अगली तस्वीर आज की है, जब मोदी, जिनपिंग और पुतिन एक साथ हंसते हुए जा रहे थे तो शहबाज हाथ बांधे खड़े खड़े देख रहे थे। पाकिस्तानी पीएम की इंटरनेशनल बेइज्जती।
मोदी पुतिन की यारी, शहबाज दरबारी। एससीओ के मंच पर जब सभी नेता मौजूद थे, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गर्मजोशी के साथ मिले, हंसते हुए बात करते दिखे। वहीं पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। वहीं शहबाज शरीफ का भी चेहरा मोदी, जिनपिंग और पुतिन को देखकर उतर गया। और जब मोदी और पुतिन बात करते हुए शहबाज के सामने से गुजरे तो वो एक दरबारी की तरह खड़े हुए दिखाई दिए। एक तरफ मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं, वहीं शहबाज को कोई भाव नहीं दे रहा है। इससे पहले कल जब पुतिन और जिनपिंग मंच पर शहबाज के सामने से निकल रहे थे तो वो हाथ मिलाने के लिए दौड़ पड़े। एससीओ शिखर सम्मेलन से काफी तस्वीरें निकल के आईं, पर एक तस्वीर ऐसी थी जिसको सबने देखा। वो तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब चल के आ रहे थे फैमिली फोटो के लिए। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अलग थलग दिखाई दिए। मैं आपको बता दूं कि रूस और भारत की दोस्ती काफ़ी प्रगाढ़ है और रूस के S-400 जो भारत ने खरीदे थे उनका काफ़ी उपयोग हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं एक तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन है रिश्तों को लेकर, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो दशा है और जो दिशा है वो भी दिखाई देती है। पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, वहीं पाकिस्तानी आवाम भी अपने प्रधानमंत्री को भिखारी करार दे रही है। ऐसा नहीं है कि एससीओ के मंच पर पाकिस्तान की पहली बार बेइज्जती हो रही है। इससे पहले साल 2022 में भी शहबाज को बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। साल 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद की तस्वीरें हैं। शहबाज शरीफ पुतिन के साथ बैठक में घबराए हुए हैं। शहबाज शरीफ अनुवाद के लिए हेडफोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हेडफोन बार बार उनके कान से फिसल रहा था। स्टाफ ने उनका हेडफोन लगाया, लेकिन वो दोबारा गिर पड़ा, जिसके बाद पुतिन भी अपनी हंसी रोक नहीं सके थे। वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ था, जिस पर शहबाज शरीफ ट्रोल हुए थे। और अब एक बार फिर चीन में पाकिस्तानी पीएम अपनी और अपने मुल्क की बेइज्जती की अगली किश्त चुका रहे हैं। तियानजिन से सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पहले पाकिस्तान को फटकार और फिर शहबाज का दरबारी अवतार। चीन से आई ये तस्वीरें देखकर हर भारतीय गदगद। तो वहीं भारतीय राजनेता और राजनीतिक विशेषज्ञ भी इसे भारत की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। भारत का आतंक पर, टेररिज्म पर स्टैंड हमेशा से एक ही रहा है कि हम किसी भी आतंकी फॉर्म को स्वीकार नहीं करते, चाहे देश में हो चाहे किसी दूसरे देश में हो। आतंक सबके लिए इंसानियत के खिलाफ है। प्रस्ताव पारित करना कि पहलगांव के जो अटैक था वो टेररिस्ट के द्वारा किया गया था, निंदनीय है, उसकी निंदा की गई। और जो पर्यटक 26 पर्यटक मारे गए पहलगांव अटैक में, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की गई और कहा गया कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर है। ये भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत है। और ऐसे देश जो आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं, आतंकवाद को पनाह देते हैं, उन पे एक बहुत बड़ी चोट है। जब तक बॉर्डर पे पीसफुल सिचुएशन नहीं बनेगी और जो हम टेररिज्म के खिलाफ जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा बाकायदा बरकरार रहेगा, जब तक वो चीज़ नहीं होगी तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपस में वार्तालाप करना। उन्होंने काफ़ी पब्लिकली टेररिज्म के खिलाफ बोला और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई भी हमारा देश का नेता इन सब। एससीओ के मंच पर पुतिन, जिनपिंग और मोदी, इनको एक साथ देखकर अमेरिका भी परेशान है। एससीओ से अमेरिका के लिए खास मैसेज आया कि टैरिफ वॉर में 3 महाशक्तियां एक साथ हैं। बिना नाम लिए ट्रंप के टैरिफ नीति पर जिनपिंग ने प्रहार किया। कोल्ड वॉर की मानसिकता सही नहीं, दादागिरी वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। एससीओ समिट में पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब मिले तो इनमें गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। तीनों ऐसे बात करते दिखे जैसे काफी पुराने दोस्त हों। चीन के तियानजिन से आई ये तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को परेशान कर रही होंगी। ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ बम फोड़ रखा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। रूस के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों एक साथ दिखाई दिए आज एससीओ शिखर सम्मेलन के मंच पे। जो इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस हुई, हमने उन विजुअल्स को देखा, पर कहीं ना कहीं क्या ये सब ट्रंप को रास आएगा? मैं आपको बता दूं कि अभी ट्रंप के जो रिश्ते हैं भारत, चीन और रूस तीनों के साथ कहीं ना कहीं खटास में हैं। और ये जो तस्वीरें हैं जो यहाँ से निकल के आई हैं, तियानजिन से निकल के आई हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। दरअसल ट्रंप भारत पर लगातार दबाव बना रहे थे कि वो रूस से तेल ना खरीदे। इसके लिए उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ भी लगाया। लेकिन भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सदाबहार दोस्त रूस के साथ खड़े रहे और ट्रंप के किसी भी दबाव के आगे नहीं झुके। मिस्टर नवारो, शट अप इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इंडिया। ये एक भारत का राजदूत कह रहा है, एक पठान का बेटा कह रहा है, एक सिखनी का बेटा कह रहा है। भारत के बारे में नहीं जानते तो मुंह बंद करो। मैं आपका बताऊं आपकी हकीकत। आपको तो अमेरिकन कांग्रेस ने कन्विक्ट किया था, 4 महीने की सजा हुई थी आपको जेल में। आपने अपने टैक्सेस नहीं भरे थे और आज आप मुझे नसीहत दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। आप जल रहे हैं क्योंकि भारत, चीन और रूस इकट्ठे हो रहे हैं। और अब जिस तरह की तस्वीरें एससीओ की बैठक से आई है वो नए वर्ल्ड ऑर्डर के संकेत देती है, क्योंकि कल ही रूसी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया था कि दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में हर देश का सम्मान होगा क्योंकि एससीओ ज्यादा न्याय संगत है। यह शिखर सम्मेलन से एससीओ में नई ऊर्जा देगा और हम यूरेशियाई क्षेत्र में एकजुटता बढ़ाएंगे। और ट्रंप के तमाम दबाव और बयानों के बाद जब भारत अमेरिका के आगे नहीं झुका, तो क्या अब ट्रंप भारत को झुकाने के लिए जाति की राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि ट्रंप के ट्रेड सलाहकार ने जो कहा उससे भारत की राजनीति में भूचाल आ गया। क्योंकि अमेरिका पर आरोप लगने लगा है कि वो भारत की कास्ट और इंटरनल पॉलिटिक्स पर कमेंट करने लगा है। जातियों का नाम लेकर भारतीयों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। टैरिफ के बाद क्या ट्रंप अब जाति की राजनीति कर रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। रूसी तेल का मुनाफा भारत में ब्राह्मण ले रहा। टैरिफ काम नहीं आया तो अमेरिका जाति पर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपनी बात मनवाने के लिए सारे दांव आजमा लिए। जब कुछ काम नहीं आया तो ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। लेकिन टैरिफ वॉर के बीच ही मोदी चीन पहुंच गए और रूस के साथ मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने लग गए तो अमेरिका और बौखला गया। ट्रंप की बेचैनी बढ़ी तो उन्होंने एक और दांव चल दिया और अपने सलाहकार पीटर नवारो को आगे कर दिया, जिन्होंने कहा कि मोदी एक महान नेता हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय नेता रूस और चीन के साथ संबंध कैसे बना रहे हैं। भारतीय इतना समझ लें कि वहां के ब्राह्मण रूसी तेल से उनकी कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं और हमें इसे रोकना होगा। रूस का तेल, ब्राह्मण और मुनाफा, इन 3 शब्दों को लेकर वायरल हो गया और अमेरिका पर कास्ट पॉलिटिक्स के जरिए भारत में दखल देने का आरोप लगने लगा। जबकि विपक्ष के नेता इस ब्राह्मण ट्रंप को अमेरिका के रिच कल्चर से जोड़कर बता रहे हैं और ये साबित करना चाह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेंड एडवाइजर पीटर जिस ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भारत से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि वो अमेरिका के रिच कल्चर से जुड़ा है जिसे वो भारत के संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि विपक्ष ट्रंप के सलाहकार के बयान पर सफाई क्यों दे रहा है, क्योंकि टैरिफ लगने के बाद ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि इन सारी घटनाओं से एक बात तो साफ है कि ट्रंप की शर्तों पर समझौता न होने से अमेरिकी प्रशासन बौखलाया हुआ है। दूसरी तरफ मोदी ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने के लिए ट्रेड का नया फ्रंट खोलने पर काम कर रहे हैं, घाटा कम करने के लिए नए बाजार ढूंढ रहे हैं, चीन और रूस से मिलकर संबंध मजबूत कर रहे हैं, अमेरिकी दबाव में ना झुकने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं ट्रंप के एडवाइजर के इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि क्या इंडियन पॉलिटिक्स की स्क्रिप्ट पीटर नवारो के हाथ लग गई है या फिर विपक्ष की स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं योगी राज में माफिया मुख्तार की अवैध जमीन पर बनी गरीबों की मीनार। राजधानी लखनऊ के पौष डालीबाग इलाके में 72 फ्लैट बनकर तैयार हो गए, जिनका पंजीकरण एलडीए इसी महीने से खोलेगा। सीएम योगी के इस एक्शन से साफ है कि गुंडागर्दी के दम पर जो काला साम्राज्य खड़ा किया गया है उसे टिकने नहीं दिया जाएगा। मुख्तार की जमीन पर योगी ने बनाई मीनार।
अवैध कब्जों पर बुलडोजर प्रहार, अब गरीबों का घर तैयार। सीएम योगी की क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का असर साफ नजर आ रहा है। पहले यूपी से माफिया राज खत्म किया गया, फिर उनकी काली कमाई से खड़े किए गए साम्राज्य को भी ध्वस्त कर दिया गया। ये राजधानी लखनऊ का पौष डालीबाग इलाका है, जहां 2020 में बुलडोजर चलाकर मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से पहले जमीन को मुक्त कराया गया और अब वहां गरीबों के लिए आशियाने बनकर तैयार हो रहे हैं। पीएम आवास योजना के तहत 72 फ्लैट बनाए गए हैं। ये फ्लैट ग्राउंड प्लस 3 कैटेगरी यानी 4 मंजिला हैं। 35 वर्ग मीटर के इस फ्लैट में 2 कमरे और बालकनी है। इसकी कीमत करीब 9.5 लाख रुपए तय की गई है। एलडीए इसी महीने इन फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। इसका आवेदन 3 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले ही कर पाएंगे। इन फ्लैट का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। 72 फ्लैट बन करके तैयार हो चुके हैं और इस योजना का शुभारंभ इसी महीने शुरू हो जाएगा। लॉटरी का जो प्रक्रिया है वो इस महीने शुरू कर दी जाएगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये G+3 कैटेगरी के करीब 360 वर्ग फीट क्षेत्रफल के फ्लैट बन करके तैयार हो चुके हैं और अब आवंटन की जो प्रक्रिया होती है पंजीकरण की वो लॉटरी के बाद शुरू की जाएगी और अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये पूरे फ्लैट जो हैं ये बन करके तैयार हो चुके हैं और इनकी कीमत जो है 9 से 9.5 लाख रुपए तक की रखी गई है। योगी फोर्स ने माफिया मुख्तार के इस अवैध कब्जे पर 2020 में कार्रवाई की थी। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने बिना नक्शा पास कराए इस जमीन पर आलीशान कोठी बना ली थी और बाद में साल 2007 में फर्जी कागजों के आधार पर एलडीए से नक्शा पास करवाया था। लेकिन 2020 में इस अवैध कब्जे को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया और फिर इस 2321 वर्ग मीटर जमीन पर गरीबों के 72 फ्लैट बनाए गए। यहाँ पर एक रूम जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको किचन दिखाई पड़ेगा। एक छोटी सी बालकनी जो है वो आपको वहाँ पर आने मिलेगी। इसके साथ साथ अटैच बाथरूम जो है वो इस रूम में किया गया है। ऐसे में एक और रूम जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब गरीबों का जो आशियाना है वो माफिया मुख्तार अंसारी की कब्जाई हुई ज़मीन को खाली कराने के बाद बन करके तैयार हो चुका है और इसी महीने से ये पूरी पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। कैमरामैन देशा सिंह था, विशाल लोगंशी, जी मीडिया, लखनऊ। वैसे तो योगी के विरोधी उनको मुस्लिमों के खिलाफ बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, लेकिन जब न्याय और व्यवस्था की बात आती है तो योगी का व्यवहार बिना भेदभाव किए सबके साथ एक जैसा होता है। और आज इसी का एक बड़ा उदाहरण जनता दरबार के दौरान देखने को भी मिला। जब एक मुस्लिम महिला अपनी बेटी को लेकर योगी के पास पहुंची तो फिर जो हुआ, योगी ने जो कहा उस पर बच्ची का जवाब वायरल हो गया। भावुक करने वाली घटना की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। वैसे तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त मुख्यमंत्री की है, लेकिन जनता दर्शन के दौरान एक भावुक करने वाला पल भी सामने आया। आज जनता दर्शन के दौरान योगी जब कानपुर से आई एक मुस्लिम महिला के पास पहुंचे तो उन्होंने एक कागज पकड़ाते हुए कहा, हम कानपुर से आए हैं। कानपुर से आए सर जी। कहाँ एडमिशन कहाँ कराना? स्कॉट वर्ल्ड सर जी। स्कूल पढ़ेगी? बताइए, पढ़ेगी? अरे स्कूल जाएगी? बोलिए। कौन क्लास में पढ़ेगी? पीजी में पढ़ेगी। बताइए। एडमिशन की बात पर सीएम योगी ने बच्ची से पूछा, पढ़ोगी? उसने बड़ी मासूमियत से जो जवाब दिया, अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या बनेगी? डॉक्टर। ऐसा ये लो, इनका एडमिशन के लिए बोल दो भाई। सीएम योगी ने बातचीत के दौरान ही बच्ची को चॉकलेट दिया और अधिकारियों को बच्ची के एडमिशन के संबंध में निर्देश भी दिए, जिसके बाद अपनी समस्याओं का समाधान पाकर बच्ची की मां बेहद खुश नजर आई। उन्होंने कहा है कि आप हमारा हो जाएगा। उन्होंने हम लोगों को निराश नहीं किया है और अच्छे से हम लोगों से बात की है। हम लोग मुस्लिम होकर डर रहे थे कि नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया सर ने। दरअसल योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से लखनऊ में जनता दर्शन का कार्यक्रम रोजाना करते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री सीधे जनता की समस्याएं सुनते हैं और अधिकारियों को
उसके निराकरण का निर्देश भी देते हैं। और बिहार में वोट अधिकार यात्रा का आज समापन हो गया, जो 16 दिनों तक बिहार के अलग अलग 22 जिलों से गुजरी। इस यात्रा में राहुल और तेजस्वी तो साथ थे, लेकिन जानकारों के मुताबिक इस यात्रा से राहुल के फ्रंट सीट पर होने से कांग्रेस को बिहार में मजबूती मिली। जानकारों के मुताबिक काफी समय बाद कांग्रेस बिहार की जमीन पर जीवंत नजर आ रही है। बिहार में कांग्रेस के समर्थकों और उनके कैडर नेताओं में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। राहुल की इस यात्रा से महागठबंधन में सीट शेयरिंग के समय कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और वोट यात्रा के जरिए कांग्रेस ने दलित और सवर्णों को साथ लेकर बिहार में एक रणनीतिक लड़ाई छेड़ दी, जिससे आरजेडी के साथ के बिना भी कांग्रेस की सियासी जमीन बिहार में मजबूत होती दिखाई दे रही है। वोटर यात्रा से एक छवि यह भी बनी कि ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी नहीं बल्कि राहुल गांधी थे। पर आइए अब बात करते हैं आसमान से बरस रही आफत की, जिससे पाकिस्तान का हाल बेहाल है। भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। चिनाब पर बने डैम के गेट खोलने से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हाहाकार मच गया है। हालांकि भारत ने पहले ही इसकी जानकारी पाकिस्तान को दे दी थी, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत पर ठीकरा फोड़ने से बाज नहीं आया। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू में वाटर स्ट्राइक, जिन्ना लैंड में मची तबाही। पाकिस्तान पर 24 घंटे भारी पड़ने वाले आसमान से बरस रही आफत की बारिश से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश की वजह से भारत के चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से डैम के गेट खोल दिए गए, जिससे निकला पानी पाकिस्तान की सरहद को पार कर गया। भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से पाकिस्तान का पंजाब प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। 15 करोड़ की आबादी वाले इलाके में करीब 20 लाख की आबादी पर सीधा असर पड़ा है। 2200 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं, जबकि 33 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि भारत में जल मंत्रालय की तरफ से इसकी जानकारी पाकिस्तान को पहले ही दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि भारत ने बिना पूर्व सूचना के चेनाब से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ आ गई। आपको बता दें कि चिनाब नदी पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है, जो वहां सिंचाई का बड़ा माध्यम है, लेकिन ये भारत से निकलती है, जो इस समय उफान पर है। चिनाब नदी की लंबाई लगभग 960 किलोमीटर है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, फिर ये जम्मू कश्मीर के डोडा, रामबन और रियासी जिलों से गुजरती है। आखिर में अखनूर से होते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है। इसके आगे चिनाब वहां झेलम, रावी और सतलज नदी से मिलकर पंचनद बनती है, जो आगे जाकर सिंधु नदी से जुड़ जाती है। रावी, सतलज और चिनाब नदियों के बढ़ते जल स्तर ने पंजाब क्षेत्र में हजारों घरों को तबाह कर दिया है, जिसमें लाहौर भी शामिल है और लोगों को राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस साल 1 जुलाई से 27 अगस्त के बीच पिछले साल की तुलना में 27% ज्यादा बारिश हुई है, जिससे निपटने में शहबाज सरकार नाकाम साबित हुई। मगर पाकिस्तान को हर बात का ठीकरा भारत पर फोड़ने की आदत है और एक बार फिर आसमान से बरसी आफत के लिए भी शहबाज सरकार हिंदुस्तान पर दोष मढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुदरत के क्रोध से लाखों लोगों की जान पर बनाई। हिंदुस्तान के कई इलाके भी बाढ़ और बारिश से बुरी तरह से बेहाल हैं। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में सैलाब का सितम जारी है। कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो कहीं नदियों के उफान पर आने से शहर के शहर टापू बन गए हैं, तो कहीं इमारतें पानी में समा गई। बाढ़ से तबाही की तस्वीरों पर यह रिपोर्ट आप देखिए। भारी बारिश की वजह से पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लैंडस्लाइड होने से लोगों की जान आफत में फंस गई। गनीमत यह रही कि जब पहाड़ का हिस्सा खिसक कर गिरा तो लोग वहां से पहले ही भाग निकले, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया। हिमाचल के मनाली से भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नदी में जा गिरा। मंडी में भी लैंडस्लाइड की वजह से तबाही का मंजर दिखा। पहाड़ से पत्थरों की बारिश हुई, जिससे रास्ते बंद हो गए और आवाजाही पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। शिमला में लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ। वहां जुन्गा के डुगलू इलाके में मलबे की चपेट में आने से पिता और बेटी की मौत हो गई। हिमाचल के श्री रेणुका जी तीर्थ के समीप बाबा बड़ोलिया मंदिर से रहस्यमयी आध्यात्मिक शक्ति की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। पहाड़ से पानी की तेज धारा और मलबा तेज गति के साथ मंदिर की तरफ बढ़ा, लेकिन बाबा बड़ोलिया के मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं हुआ, जिसे लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। हिमाचल प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड का हाल भी बेहाल है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं।
तो वहीं पहाड़ दरकने का सिलसिला भी जारी है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर मलबा नीचे आने से बंद हो गया। तो वहीं चमोली जिले के जोशीमठ घाटी में पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आवागमन बंद है। उत्तराखंड के टिहरी में बालगंगा नदी का रौद्र रूप कहर बरपा रहा है। वहां कई मकान खतरे में आ गए हैं। मकान का एक हिस्सा पानी में बह गया और पिलर भी धराशायी हो गया। बागेश्वर में एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने नाले में फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू किया। कोनसारी गांव में बादल फट गया था और ये लोग वहीं फंस गए थे। मैदानी इलाके में भी लोग प्राकृतिक आपदा से मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती में कबड्डी खेल रहे बच्चों पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। अचानक तेज रोशनी चमकी और धमाके से बच्चे सन्न रह गए। गनीमत रहे कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बारिश, बाढ़ और तबाही की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की हैं। गंगा में आई बाढ़ की वजह से वहां हाहाकार मचा हुआ है। जलस्तर ने फर्रुखाबाद के गंगा घाट इलाके में लोगों को परेशानी में डाल दिया है। नदी का जल प्रवाह कायमगंज इलाके में लगे 100 साल पुराने पीपल के पेड़ को बहा ले गया। जड़ समेत उखड़कर बहे पेड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये तस्वीर राजस्थान की है। बीकानेर के कोटा गेट में मूसलाधार बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया कि एक बाइक सवार युवक और स्कूटी सवार महिला बहते चले गए।